समाज ने मेरे माँ बाप को तरह तरह के ताने दिए, नुस्खे दिए, उपाय दिए कि आप कैसे इसे पालोगे। किसी एनजीओ में छोड़ आओ, कहीं पर उसे छोड़ आओ, आप इसे सारी उम्र संभाल कर नहीं रख पाओगे। कॉरिडोर्स में जब भी मैं जाती थी, आई कुड हियर दोज विस्पर्स, ओ ये तो ब्लाइंड है ना, ओ देखो देखो ये ब्लाइंड लड़की यहाँ से जा रही है। मुझे मिला एडवर्टाइजिंग में मेरा सबसे बड़ा ब्रांड, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज। Welcome to XYZ Bank. For English, press 1. For Hindi, press 2. To talk to our customer care executive, press 9. Hello, मेरा नाम है रेशम। मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और सिंगर हूँ। जब भी हम कहीं पर भी कॉल करते हैं किसी भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में, तो जो आवाज़ आपने अभी सुनी वो मेरे जैसे वॉइस आर्टिस्ट डब करते हैं। और आज मैं 6 साल से एक वॉइस आर्टिस्ट के रूप में अपना बिजनेस चला रही हूँ, पर मेरे लिए ये चीज़ आसान नहीं थी। तो चलिए चलते हैं मेरे बचपन की ओर। मैं आपको लेकर चलती हूँ 1996 नवंबर की सर्दियों में। बहुत ही सर्दी थी और मेरा जन्म हुआ। यस, मेरी बर्थ कंडीशंस भी नॉर्मल नहीं थी। मैं एक प्रीमेच्योर किड थी, यानी कि जो बच्चे 7 महीने में पैदा हो जाते हैं उन्हें हम प्रीमेच्योर की कैटेगरी में रखते हैं। और उस कंडीशन की वजह से मेरी आंखों पर उस सब का इफेक्ट पड़ा। जन्म के साथ ही मैंने मेरी आंखें खो दी, और ऐसी खोई कि इसका कोई इलाज नहीं है। एक रेयर कंडीशन होती है जिसे कि हम कहते हैं रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी, जिसमें कि आपकी आंखों का रेटिना, जो कि हमें चीज़ों को फोकस लाने में मदद करता है, देखने में मदद करता है, वो ही काम करना बंद हो जाता है, या कहीं कि वो डैमेज हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 6 महीने तक मेरे पेरेंट्स को इस कंडीशन के बारे में पता भी नहीं था। फिर एक दिन उन्हें रियलाइज हुआ कि जब भी हम इसे कोई टॉय दिखाते हैं ये सही से रिएक्ट क्यों नहीं कर रही। तब उन्होंने डॉक्टर के पास लेकर गए, और जब उन्हें मेरी कंडीशन के बारे में पता चला, उनके पैरों से तो मानो जमीन ही निकल गई। समाज ने मेरे माँ बाप को तरह तरह के ताने दिए, नुस्खे दिए, उपाय दिए कि आप कैसे इसे पालोगे। किसी एनजीओ में छोड़ आओ, कहीं पर उसे छोड़ आओ, आप इसे सारी उम्र संभाल कर नहीं रख पाओगे। सारी उम्र कैसे आप इसे अपने पास बिठाओगे। पर मेरे माँ बाप ने हार नहीं मानी। इंडिया का, अमेरिका का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहां पर मेरे इलाज के लिए उन्होंने कोशिश ना की हो। और इसी कोशिश में हमारी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी वीक होती गई। पापा की जॉब तो छूटी ही, लेकिन मम्मी ने भी अपना सिंगिंग करियर मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दिया। हम कई हॉस्पिटल्स में जाते थे, और वहां जाकर जब हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट्स लेते थे तो आंसर उनका क्लियर होता था कि इस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर फिर भी वो हमें वेट करवाते थे। कभी कभी घंटों इंतज़ार करने के बाद भी वो कहते थे कि अगले दिन आना, ये आई ड्रॉप्स ले जाओ, इन्हें डालकर हम फिर एग्जामिन करेंगे। पर जब अगले दिन मेरे पेरेंट्स वही सफ़र तय करके वापस जाते थे तो उन्हें एक ही जवाब मिलता था, सॉरी, इसका कोई क्योर नहीं है। ऐसे ही करते करते 6 साल बीत गए, और 6 साल तक ये सब लूप में रहा। जी हाँ, ये रिपीटेड रहा, क्योंकि डॉक्टर्स को उनकी फीस पहले ही मिल जाती थी और इलाज उसकी कोई गारंटी नहीं थी। फिर मेरी मॉम ने डिसाइड किया कि अब वक्त है इसे पढ़ाने का। तो मेरी मॉम कई सारे एनजीओज में गई, स्कूल्स में गई, दिल्ली के बाहर भी, जयपुर हाईवे पर काफ़ी सारे स्कूल्स मेरी मॉम ने देखे, क्योंकि तब मोबाइल, इंटरनेट, नॉलेज का कोई एक्सेस नहीं था। लोगों से पूछकर
लोगों के पास जाकर लैंडलाइन कॉल्स करके मेरी मम्मा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती थी। कुछ लोग हेल्प करते थे, कुछ लोग नहीं। ज़्यादातर लोग दया या सिंपैथी की दृष्टि से ही देखते थे। पर फिर मुझे मिली उम्मीद की एक किरण, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, नैप दिल्ली। जी हाँ, वहाँ पर वो बच्चों को ब्रेल सिखाते हैं, जो कि दृष्टिहीन लोगों के लिए पढ़ने लिखने का एक बहुत ही बेहतरीन साधन है। और ब्रेल सिखा के वो बच्चों को नॉर्मल प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स में भेज देते हैं, जिससे कि वो समान शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो मैंने 1 साल तक ब्रेल सीखी, फिर मैंने एक साइटेड स्कूल में दाखिला लिया। एडमिशन के बाद मेरी मॉम ने भी मेरे साथ ब्रेल सीखी, जिससे कि वो मुझे पढ़ा सकें अपने दम पर, जहाँ पर भी मुझे मदद चाहिए वो मेरी मदद कर सकें। मेरी एडमिशन के बाद भी बुलिंग का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। अभी तक लोग मेरे पेरेंट्स को चीज़ें बोलते थे कि क्या करोगे इसे पढ़ाकर? आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल नहीं है, वही पैसा आप कहीं और लगा सकते हो। इन जैसे बच्चों को पढ़ाकर कितना आगे बढ़ा पाओगे? पर अब वो सब झेलने की बारी मेरी थी। स्कूल में मेरा वेलकम इतना अच्छा नहीं था, पर पढ़ाई में मैं काफ़ी अच्छी थी। मैंने हमेशा ही टॉप स्कोर किया। उसके बावजूद भी टीचर्स का मेरी तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं था। कॉरिडोर्स में जब भी मैं जाती थी, आई कुड हियर दोज़ व्हिस्पर्स, ओह! ये तो ब्लाइंड है ना? ओह! देखो, देखो, ये ब्लाइंड लड़की यहाँ से जा रही है। ऐसे करके मुझे सुनने को मिलता था। और जब भी टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते थे, वो उसे कभी डिक्टेट नहीं करते थे। मेरे कहने के बावजूद भी डिक्टेट नहीं करते थे। और अगर मैं किसी से पूछूं, तो ये कहा जाता था कि बातें मत करो, ये अलाउड नहीं है। और अगर मैंने एक दिन का भी क्लास मिस किया है, अगर मेरी तबीयत खराब है, तो ये गारंटी थी कि अगले दिन आकर कोई मुझे नोटबुक नहीं दिखाएगा एंड कोई भी मेरे साथ नोटबुक शेयर नहीं करेगा, क्योंकि या तो उन्हें ट्यूशन जाना होता था या फिर वो अपनी नोटबुक देना नहीं चाहते थे। मैं सिंगिंग और म्यूज़िक में अच्छा कर रही थी। उसके बावजूद भी टीचर्स का रवैया मेरे लिए बदला नहीं। इसीलिए मेरी मम्मा पूरे साल 2 घंटे ट्रैवल करके नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली जाती थी। मेरी बुक्स को ब्रेल में प्रिंट करवाती थी और एग्ज़ाम्स के टाइम पर या ज़्यादातर टाइम उनका इस ट्रैवलिंग में ही बीत जाता था। पर उनके मन में ये जुनून था ताकि वो मुझे अच्छे से एजुकेट कर सकें, मुझे पढ़ा सकें। और एक टाइम ऐसा आया जब मुझे मेरा स्कूल फाइनली चेंज करना पड़ा, क्योंकि मेरी मम्मा जो भी कुछ इंक प्रिंट में लिखती थी, तो टीचर्स का ये रवैया होता था, उनका ये कहना होता था कि तुम्हें पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा सारा काम तो तुम्हारी मम्मा ही लिख देती होंगी, हमें क्या पता चलता है? और 7th क्लास में उन्होंने कहा कि हम आपको स्क्राइब भी नहीं दे सकते। स्क्राइब जो कि हमारे एग्ज़ाम्स लिखने के लिए यूज़ होता है, उन्होंने वो देने से मना कर दिया। मेरे काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे स्क्राइब दिया और मैंने एग्ज़ाम्स पास किए और मैं एक स्पेशल स्कूल में आ गई। स्पेशल स्कूल जहाँ सभी मेरे जैसे बच्चे थे, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। और वहाँ आकर मेरी ज़िंदगी थोड़ी-सी आसान हुई। मुझे उस स्कूल की बुलिंग से ध्यान हटाने का मौका मिला और पढ़ाई पर लगाने का मौका मिला। वहीं से मैंने 12th किया और अपनी ग्रेजुएशन की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने से पहले मैं वापस से घबरा रही थी कि कहीं स्कूल वाले बुलिंग वाले इंसिडेंट्स वापस ना हो। बट दिस टाइम आई वाज़ लकी, क्योंकि मेरे टीचर्स और मेरे क्लासमेट्स वो लोग इतने हेल्पफुल थे कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरे ग्रेजुएशन के साल पलक झपकते ही निकल गए। फिर 2019 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया और मैं जॉब्स ढूँढने लगी और तभी लॉकडाउन हो गया। जी हाँ, 2020 कोविड-19। क्योंकि मैं एक सिंगर थी, उससे पहले मेरे कुछ इवेंट्स चल रहे थे, जिनसे थोड़ी बहुत अर्निंग मेरी हो जाती थी, पर लॉकडाउन ने सब कुछ बदल दिया।
जितने भी रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ थे वो बंद हो गए। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन रुक गई थी क्योंकि सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो गया और मैं घर पर थी, सोचते हुए कि अब क्या करना है? पता नहीं ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। फिर मैंने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू किया और एक ऐसी चीज़ जिसे मैं समय के साथ थोड़ा-सा भूल गई थी, वही वापस मेरी ज़िंदगी में आई। जी हाँ, वॉइस ओवर। उस दौर में काफ़ी सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, जो कि सोशल मीडिया जॉइन कर रहे थे, अपने इंटरव्यूज़ दे रहे थे और मैंने सोचा, क्यों ना इसे एक बार ट्राई किया जाए। मैंने यूट्यूब से ही स्क्रीन रीडर की मदद से सॉफ्टवेयर सीखे, लैपटॉप चलाना सीखा, एक लैपटॉप खरीदा अपनी सेविंग से और ऑडेसिटी सीखा, रीपर सीखा, एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखे जिससे कि मैं एडिट कर सकूं। मैंने खुद से ही सारे सॉफ्टवेयर सीखे, एक माइक खरीदा और उसके बाद मैंने अपने वॉइस सैंपल्स बनाकर अलग-अलग एडवर्टाइजिंग एजेंसी, स्टूडियो ओनर्स उन सबको पिच करना शुरू किया। और 1 साल हो चुका था मुझे ऐसे पिच करते हुए लोगों को, पर कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। एक वेंडर ने मुझ पर भरोसा दिखाया। मेरा सबसे पहला, सबसे बड़ा ई-लर्निंग प्रोजेक्ट, जो कि एक रशियन कंपनी के लिए था, वो मुझे मिला और मैंने उस प्रोजेक्ट को शुरू किया और वो प्रोजेक्ट कम से कम 6 महीने तक चला, जिससे मुझे मेरी ज़िंदगी की पहली बड़ी कमाई हुई। सिर्फ़ 25 साल की उम्र में मेरी 1 महीने की कमाई लगभग 70,000 से ऊपर थी, जिसने मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। उसके बाद मैंने खुद को प्रमोट करना बंद नहीं किया, मैंने मार्केटिंग एजेंसीज़ को प्रमोट किया और मुझे मिला एडवर्टाइज़िंग में मेरा सबसे बड़ा ब्रांड 24 दिसंबर 2023 वेगा ब्यूटी, जिनके काफ़ी सारे हेयर के प्रोडक्ट्स हम देखते हैं। मैंने उनके लिए एक कमर्शियल डब किया और वो कमर्शियल 3.5 लाख व्यूज़ से भी ज़्यादा क्रॉस किया और उसके बाद 3 सालों तक लगातार मैं उनकी ब्रांड वॉइस रही। इसी दौरान टाटा टी अग्नि, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर और अभी 2025 में फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज के लिए मैंने अपनी आवाज़ दी। इतने सारे ब्रांड्स की वॉइस करने के बाद कहीं न कहीं आज भी मुझे एक सोच का दायरा देखने को मिलता है। मैंने खुद को तो इंक्लूसिव बना लिया, पर मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इंक्लूसिव बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आज भी मैं जब भी किसी स्टूडियो में काम के लिए जाती हूँ या उनसे ऑडिशंस की रिक्वायरमेंट पूछने के लिए जाती हूँ, वो लोग विश्वास ही नहीं कर पाते। मैं नोएडा में गई और मैंने उन्हें कहा कि आप मेरा ऑडिशन लीजिए, पर उन्होंने किसी से कहा कि आप इनके लिए स्क्रिप्ट पढ़िए, आप माइक पर बोलिए, अगर कुछ होगा तो हम बताएंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ने में सक्षम हूँ, मुझे मौका तो देकर देखिए। उन्होंने कहा नहीं, स्क्रिप्ट तो आपके लिए यही पढ़ेंगे। मैंने जैसे करके मैंने ऑडिशन दिया, जैसा उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि हम आपको कॉल करेंगे। पर मुझे पता था वो कॉल कभी नहीं आने वाला, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यहाँ पर भी वो मेरे हुनर को बिना देखे, बिना परखे ही सिर्फ़ मेरे अपीयरेंस के बेसिस पर मुझे कभी नहीं बुलाने वाले। मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट करना शुरू किया। उम्मीद मेरी अभी भी बरकरार है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने मुझ पर भरोसा दिखाया। नेटफ्लिक्स के रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट इंस्पायरिंग इनोवेटर्स के लिए मेरी आवाज़ चुनी गई और वो मेरी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहा। जहाँ स्टूडियोज़ ने मुझे रिजेक्ट किया, मेरे काम पर देखने से पहले ही भरोसा नहीं दिखाया, मौका देने से पहले ही बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं नेटफ्लिक्स ने मेरे साथ मुंबई से ही ऑनलाइन काम किया और मेरी आवाज़ को सिलेक्ट भी किया। तो जोश टॉक्स के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपना कोई भी सपना पूरा करना है, उसमें मुश्किलें तो कई सारी आएँगी, पर ये आपको देखना है कि आप किस तरीके से उन मुश्किलों का रास्ता निकाल सकते हैं। मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी, मैं फ़ोन भी चलाती हूँ, 6 फिगर्स बिज़नेस भी रन करती हूँ, खुद में बहुत ही सक्षम हूँ, क्योंकि
मेरी फैमिली ने नज़र नहीं नज़रिया देखा, मेरा टैलेंट देखा, मेरा हुनर देखा और उसे प्रोत्साहन दिया। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जोश टॉक्स आशा की टीम को, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं आप सबके सामने अपनी ये छोटी-सी स्टोरी शेयर कर पाई। उम्मीद है कि आप मेरी कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे और आपका भी नज़रिया फ्यूचर में बदलेगा।